नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेस में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ एलपी टेक्नीशियन के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ सभी 75 प्रश्नों को डिटेल सॉल्यूशन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि एक वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। इसका प्रतिबिंब इसके ध्रुव से 8 सेंटीमीटर पर उसी ओर बनता है। इसके फोकसांतर की गणना करें। यह हमारे पास जो हो गया वो क्या है, वो अवतल दर्पण है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिधर जो हमारे पास वस्तु रखा गया उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो अगर वस्तु यहाँ पर यू है, इसकी दूरी ना है, तो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो इधर बन रहा है। और कितने, ये हो गया हमारे पास v, और ये ध्रुव जो हो गया यहाँ से p हो गया। जैसा कि हम लोग दर्पण फार्मूला जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। यहाँ पर u क्या है, निगेटिव है, v भी निगेटिव है। तो आइए रख देते हैं 1/f बराबर हो जाएगा 1/8 माइनस 1/12 बराबर होगा -3 - 2/24 बराबर -5/24। f बराबर हो जाएगा कितना, तब -24/5 यानी -4.8 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबक की चुंबकीय शक्ति तीव्रता को प्रभावित नहीं करेगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंडली के स्थापन की दिशा। कुंडली के स्थापन की दिशा विद्युत चुंबक की चुंबकीय शक्ति यानी तीव्रता को प्रभावित नहीं करेगा। विद्युत चुंबकीय शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक हैं कुंडली के फेरों की संख्या, कुंडली के माध्यम से प्रवाहित धारा, धात्विक कोर की लंबाई एवं धातु कोर में प्रयुक्त धातु। अगला प्रश्न है, यदि a प्लस बी का 15% a माइनस बी का 25% है तो b को कितने प्रतिशत a के बराबर है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि a प्लस बी का क्या है, a प्लस बी का 15% बराबर हो जाएगा a माइनस बी का कितना, 25%। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा इंटू 15/100 बराबर हो जाएगा a माइनस बी बटा 100 कितना, ये 25 है, 25/100 हो जाएगा। जब इसे काटेगा तो 3 बार में, ये 5 बार में। जब इसे आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, a प्लस बी गुना 3 बराबर हो जाएगा कितना, 5a माइनस बी हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो a बटा बी बराबर आ जाएगा कितना, 4/1। अब पूछ रहा है क्या कि b को कितने प्रतिशत a के बराबर है। तो अभिष्ट परिणाम बराबर जो हमारे पास हो जाएगा 4/1 गुना 100 यानी 400%। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि बामन ताश के पत्तों के एक पैक से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। उन 2 पत्तों में से एक लाल और एक काला होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बामन ताश के पत्तों में कुल लाल पत्तों की संख्या जो होती है वो 26 होती है, और काले पत्तों की भी संख्या जो होती है वो 26 होती है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। अभिष्ट जो प्रायिकता जो होगा वो 26C1 इंटू 26C1 बटा 52C2। ये इसलिए लिखा गया है कि एक लाल से निकालने का और एक काला से है, तो 26 में से एक लाल निकाल रहे हैं, एक काला निकाल रहे हैं, और टोटल 52 में से कितना निकाल रहे हैं, 2 निकाल रहे हैं, उसे भागा दे देना है। अब जो 26C1 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका होता है फैक्टोरियल 26 y फैक्टोरियल 1 बटा फैक्टोरियल 26 माइनस 1। NCR एक फार्मूला होता है, इसका मान होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r बटा फैक्टोरियल n माइनस r होता है। इसी पे ये किया गया है। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 26 गुना 26 बटा 52 गुना 51 बटा 2। जब इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 26/51। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी फार्मूला पर ये रखा गया है। अगला प्रश्न है कि मैक्स अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है। कितना चलता है, 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है। उसके बाद फिर वो बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़कर कहाँ चलता है, 15 किलोमीटर फिर बाएं मुड़ता है, यानी दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। वहाँ से फिर वो बाएं मुड़कर कहाँ, 15 किलोमीटर स्कूल पहुँचता है, यानी वो फिर से पूरा 15 किलोमीटर मुड़ जाता है। उसके घर और स्कूल के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो 15 इधर गया, 15 इधर गया और 15 इधर गया। अगर न्यूनतम की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हमारे पास यही 15 किलोमीटर आ जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा ए, 15 किलोमीटर। अगला है, दिए गए कथन से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कथन है, विनोद ने अपने नौकर को सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मंडी भेजा।
लौटने के बाद नौकर ने कहा कि उसके द्वारा लाई गई प्रत्येक सब्जी हरी सब्जी थी और उसने बाजार में उपलब्ध प्रत्येक हरी सब्जी को खरीदा था। अब इसमें देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। केवल हरी सब्जियां ही बाजार में उपलब्ध थी, यह गलत है। नौकर ने उन सभी सब्जियों को खरीदा जो उसने देखी, ये भी गलत है। नौकर ने बाजार से हरी सब्जियों के अलावा अन्य कोई सब्जी नहीं खरीदी, ये सही है क्योंकि बाजार में उपलब्ध प्रत्येक हरी सब्जी को उसने खरीदा। बाजार में अन्य कोई सब्जी उपलब्ध नहीं थी, ये भी नहीं है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो सी। कथन के अनुसार नौकर ने सब्जी मंडी से सभी प्रकार की हरी सब्जी खरीदी, अर्थात नौकर ने बाजार से हरी सब्जियों के अलावा अन्य कोई सब्जी नहीं खरीदी। अगला प्रश्न है कथन एवं धारणा का। परिवहन कंपनियों की हड़ताल के कारण बस सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई, जिसकी वजह से लोग अपने कार्यस्थलों पर नहीं पहुंच सके, ये कथन है। धारणा, नागरिकों को मेट्रो रेल सेवाओं का अधिक उपयोग करना चाहिए, ये है। और दूसरा धारणा है बहुत से लोग अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए बस सेवाओं पर निर्भर है। तो ये तो पहला गलत है, मेट्रो रेल सेवाओं का अधिक उपयोग करना चाहिए, गलत है। बहुत से लोग अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए बस सेवाओं पर निर्भर है, हाँ निर्भर है, तभी तो उसके जो है सेवाएं पूरी तरह ठप हो जाने की वजह से कार्यस्थल पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वो लोग निर्भर है। तो आंसर हो जाएगा केवल धारणा सेकेंड जो है वो निहित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहली अनुसूची। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची के तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं। डॉल्फिन को गंगा के टाइगर के रूप में जाना जाता है। भारत में डॉल्फिन की प्रजातियां में इरावती डॉल्फिन और गंगा नदी की डॉल्फिन पाई जाती है। भारत सरकार द्वारा 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलजीव घोषित किया था और बिहार सरकार ने 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा किया था। अगला है, एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर से फेंकने पर यह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है। ऊपर की ओर फेंक, तो गेंद की प्रारंभिक वेग क्या है, यहाँ से अगर फेंकी जाती है कहाँ तक, मैक्सिमम तो 5 मीटर की हाइट पे, जहाँ पर भी जाके 0 हो जाता है और हमारे पास यू निकालना है। ये एच जो दिया हुआ है, तो भी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है यू स्क्वायर माइनस 2GH। अगर हम यहाँ पर भी बराबर क्या है वो 0 रखेंगे तो यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2GH, यानी हो जाएगा u बराबर √2GH। मान रख लीजिए, 2g का मान 10, h का मान जो है वो 5। आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना, √100 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा सी। किसी क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये देखते हैं कौन सा। क्षण चुंबक के अंदर कोई क्षेत्र नहीं होता है, क्षण चुंबक के अंदर कोई क्षेत्र नहीं होता है। दूसरा, क्षण चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा इसके उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा बी, न तो 1 और ना ही 2 सही है। क्षण चुंबक के अंदर कोई क्षेत्र नहीं होता, कथन सही नहीं है। क्षण चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा इसके उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की होती है, ये भी नहीं है। क्षण चुंबक के क्या क्या गुण होता है ये देखते हैं। क्षण चुंबक के सिरों पर सबसे अधिक तथा मध्य में सबसे कम होता है। सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। अगर दिशा निर्देशन की गुण की बात करें तो यदि क्षण चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो एक सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर तथा दूसरा सिरा भौगोलिक दक्षिण की ओर रुकता है। और ध्रुवों के युग्म की उपस्थिति की बात करें तो चुंबक के दोनों ध्रुव सदैव युग्म में रहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, जबकि चुंबक के अंदर इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक की बाहरी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है, जबकि चुंबक के अंदर इसकी दिशा जो है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव के ओर होती है। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। अगला है, सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज दर पर लिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में 9600 का भुगतान किया। उसने कितना ऋण लिया था? अब समय जो हमारे पास है वो है क्या है, 5 वर्ष है। दर जो है कितना है, 16% दिया हुआ है और एसआई जो दिया हुआ है वो 9600 दिया हुआ है। तो 9600 बराबर हो जाता है P गुना 16 गुना 5/100। तो P यहाँ से निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 12000 निकल के आ जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जिसे बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन, बी द्वारा 7 दिन करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर दिया। बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो माना कि ए बी सी में प्रत्येक का 1 दिन का काम क्रमशः जो क्या है वो x है, y है और z है। अगर x + y काम कर रहा है तो क्या होगा, 1/12 भाग कर रहा है, क्योंकि 12 दिन में तो वो a + b कर सकता है। x बराबर कितना हो जाएगा, 1/12 - y हो जाएगा।
आप इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए। दूसरा है y प्लस जेड मिलकर कितना 1/16 भाग कर रहा है, तो ये यहाँ पर से निकालेंगे हम क्या z बराबर, तो 1/16 माइनस क्या हो जाएगा z हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब पुनः कह रहा है कि 5x प्लस 7y प्लस 13z, क्या कर रहा है 5 दिन काम कर रहा है और एक b है 7 दिन कर रहा है और c 13 दिन कर रहा है। अगर 13z कर देते हैं तो हमारे पास कितना काम हो रहा है, एक काम जो है वो पूरा हो रहा है। अब x बाई जेड का मान रख दीजिएगा, तो 5 गुना 1/12 माइनस बाई प्लस 7y प्लस जो 13 के जगह पर जेड 13z है तो जेड के जगह पर हो जाएगा 13 गुना 1/16 माइनस बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब इसे हम सोल्व करेंगे आगे तो ये हमारा आ जाएगा 5/12 माइनस 5y प्लस 7y प्लस 13/16 माइनस 13y बराबर क्या हो जाएगा 1। हल कीजिएगा तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 1/48, क्या आ जाएगा 1/48। वही b उस काम को कितने दिन में करेगा 48 दिन में पूरा करेगा, यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। अगला है यदि गुलाबी को काला, काला को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा और हरा को सफ़ेद कहा जाता है तो मानव का रक्त का रंग क्या होता है, तो मानव का रक्त तो लाल होता है, लेकिन यहाँ लाल को पीला कह रहा है, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है समुच्चय का चयन कीजिए कि जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दी गए समुच्चयों की संख्या में। तो 1, 3, 4 का क्या संबंध है, तो 1 और प्लस 4 अगर करते हैं और -2 करते हैं तो हमारे पास 3 आ जा रहा है, यानी पहला और आखिरी वाला को जोड़ के अगर 2 से घटा देते हैं तो आंसर आ जाता है। ठीक उसी तरह 8 प्लस 18 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जा रहा है 26, उसमें से 2 घटा रहे हैं तो 24 आ जा रहा है। अब देखना है कि इसी तरह किस में ये संबंध होता है, तो अगर हम 15 प्लस 10 करते हैं तो कितना हो जाता है 25, अब 25 में से 2 करेंगे तो 23, ये किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है, तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो है डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक, दुधवा नेशनल पार्क, आंसर हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है जबकि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। अगला है भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे, आंसर हो जाएगा डी 1802 में। भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसीन की संधि पर हस्ताक्षर वर्ष 1802 में किए गए थे। 31 दिसंबर 1802 को बसीन की सहायक संधि पर बाजीराव सेकंड हस्ताक्षर किए थे। मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 ईस्वी तक पेशवा रहे थे। बसीन संधि के तहत पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षक को स्वीकार किया तथा अंग्रेजी सेना को पूना में रखना स्वीकार किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि प्रेरित धारा की दिशा निम्न के द्वारा प्राप्त होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो प्रेरित धारा की दिशा कैसे प्राप्त होती है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा। इस नियम के अनुसार दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा एक दूसरे के लंबता हो, तो अंगूठा आर्मेचर की गति को दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को बताता है, और लेंज के नियम के द्वारा प्रेरित धारा की दिशा का पता चलता है। अगला है किसी एक समान वृत्तीय गति से जो गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश को इस रूप में संबंधित होते हैं। किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश इस रूप में संबंधित होते हैं, आंसर हो जाएगा बी एक दूसरे पर लंबता होते हैं। किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश एक दूसरे पर लंबता होता है। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण केंद्र की ओर उन्मुख होता है जबकि वेग स्पर्श रेखीय कार्य होता है। वृत्त के केंद्र की ओर तुरंत त्रिज्यक जो होता है AR जो होता है वो V² होता है। और वृत्त पथ पर तभी वस्तु गति करता है जब अब केंद्रीय बल लगता है। अब केंद्रीय बल जो होता है उसको FC का तो कितना होता है mv² होता है। अगला प्रश्न है यदि 2x-1 प्लस 2x+1 बराबर 320 है तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर दिया हुआ है 2x-1 प्लस 2x+1 बराबर कितना दिया हुआ 320 दिया हुआ है। अब आइए इसे सोल्व करेंगे तो 2x-1 जो है हम कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ये 2 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 320, यानी 2x-1 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 के कितना 1 प्लस 4 बराबर कितना 320, यानी 2x-1 बराबर हो जाएगा 320 अब बटा 4 5 से भागा दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब 2x-1 और 64 को लिख सकते हैं 2x6। अब x-1 और 6 से इक्वेट कर दीजिए तो x-1 बराबर हो जाएगा 6,
x बराबर कितना आ जाएगा 7। यही हमारा आंसर दिया हुआ है। ये 2x माइनस 1 नहीं दिया, 2 के पावर x माइनस 1 दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि fx बराबर 12x³ माइनस 13x² माइनस 5x प्लस 7 है को 3x प्लस 2 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा। इसे सोल्व करने के लिए जितना से विभाजित है उसे इक्वल टू 0 कर दीजिए। 3x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। x का मान हो जाएगा -2/3। अब जो f है वहाँ पर x के ऊपर मान रख दीजिए 2/3, यानी x के जहाँ जहाँ पे मान है वहाँ पे मान रख दीजिए। तो हो जाएगा हमारे पास कितना 12 इंटू -2/3 के होल क्यूब -13 इंटू -2/3 के होल स्क्वायर -5 -2/3 के गुना में हो जाएगा। और क्या है ये लास्ट में +7 है। बस इसे सोल्व करना है। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 12 गुना 8/27 माइनस 13 गुना 4/9 प्लस 10/3 प्लस 7। जब सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास जो आ जाएगा मान वो कितना आ जाएगा 9/9, यानी 1 से कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा D 1 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न को में एक कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। उस निष्कर्ष को चयन कीजिए जो दिए गए कथन के आधार पर सत्य नहीं है। क्या है? सत्य नहीं है वो पूछ रहा है। अब यहाँ पर ये दिया गया उपयुक्त कथन का व्यवस्थित करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो I ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन P ग्रेटर इक्वल देन S इक्वल देन U होगा। और यहाँ दूसरा आएगा Z ग्रेटर इक्वल देन M ग्रेटर देन U इक्वल टू S आएगा, 2 है। अब इससे हम उपयुक्त व्यवस्था से स्पष्ट कर पाते हैं कि हमारा जो A है वो क्या है, वो सत्य नहीं है, बाकी ये सब जो है वो सत्य है। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो है A। नेक्स्ट है, यदि कन्फर्म के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर को स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। कन्फर्म को कैसे लिखेंगे, CFIMNOR। हमारे पास जो एक अक्षर है जो रहेगा हमारे अपरिवर्तित रहेगा, आंसर हो जाएगा B। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करता है। तो E से H गया +3 है, S से K गया +3 है, और K से N गया है वो भी +3 है, J से P गया है वो +6 है, और P से V गया है वो भी +6 है। और +6 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वो B होगा, इधर N होगा और उसके बाद B होगा। L से R गया है वो भी +6 है, R से X गया वो भी +6 है। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन खाली स्थान विभाग का एक हिस्सा है। भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन खाली स्थान विभाग का एक हिस्सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा B, आर्थिक मामले का एक हिस्सा है। संविधान में बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, और वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद कितने में है, 112 में किया गया है। बजट राष्ट्रपति हर वित्त वर्ष में संसद में पेश करवाते हैं, और वित्त मंत्री लोकसभा में बजट प्रस्तुत करता है। अगला है, निम्न विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है। आंसर हो जाएगा C, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर। ऊंचाई ट्रांसफर निम्न विभवांतर को प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है। अपचाई ट्रांसफर उच्च विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है। ऊंचाई ट्रांसफर के लिए जो होता है NS बराबर होता है ग्रेटर देन NP होता है। अगला है, कौन सा पदार्थ जैव निम्न करणीय है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, कागज और कपास। कागज और कपास जैव निम्न करणीय है। ऐसे अवांछित पदार्थ जिन्हें जैविक अपघटन के द्वारा पुनः उपयोग में आने वाले पदार्थों में बदल दिया जाता है जैव निम्न करणीय अपशिष्ट कहलाता है, जैसे मल मूत्र, मृत शरीर, कागज, कपास, घरेलू अपशिष्ट, कृषि द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट आदि। अगला प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण किसी एक भुजा के दुगने से अधिक है, जबकि तीसरी भुजा कर्ण के आधे से 13 सेंटीमीटर अधिक है। कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई क्या ज्ञात करें। यहाँ पर हमारे पास जो है ABC क्या है, एक त्रिभुज है। क्या है, एक त्रिभुज है। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हुआ, इस पर एक माध्यिका है। अगर AB बराबर X है तो कह रहा है कि एक भुजा के दुगने से 2 अधिक कर दिए गए। अगर हम BC की बात करते हैं, AC की बात करते हैं तो क्या होगा, 2x + 2 हो जाएगा। और तीसरी भुजा कर्ण के आधे से 13 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कर्ण अगर 2x + 2 है उसके आधे से 13 अधिक है, ये BC हो गया। जब इसे हल करेंगे तो x + 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। AB² + BC²
बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना है, x स्क्वायर है प्लस BC है x प्लस 14 के होल स्क्वायर बराबर 2x प्लस 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 2x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 196 196 बराबर 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x हो जाएगा। और इसका हो जाएगा आगे सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 192 इक्वल टू 0। और फर्दर अगर इसके आगे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, से तोड़ दिए x स्क्वायर माइनस 16x अब प्लस क्या है 6x माइनस 96 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 16 अब प्लस 6 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 16 इक्वल टू 0। x का जो मान आ जाएगा माइनस 6 और 16, तो माइनस 6 तो नहीं होगा 16 हो जाएगा। एक मान 16 हो जाएगा, एक 30 हो जाएगा और एक 34 हो जाएगा। अब कह रहा है कि खींची गई मालिका की लंबाई BD कितनी होगी, तो कर्ण बटा 2 हो जाएगा, यानी 34 बटा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा हो जाएगा A। नेक्स्ट प्रश्न है 3/8, 5/16 और 7/2 का लघुत्तम समवर्त क्या होगा। तो अगर भिन्न में कोई दिया हुआ है संख्या उसका लघुत्तम समवर्तक निकालना है तो ऊपर को हम LCM निकाल लेंगे और नीचे को SCF निकाल लेंगे। तो ऊपर 3, 5, 7 का LCM जो होगा वो 105 हो जाएगा और 8, 16, 2 का जो SCF होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो हो जाएगा 105/2 बराबर 52.1/2। आंसर हमारे पास B हो जाएगा। अगला है एक निश्चित कूट भाषा में ULTRA को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फमिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर जो क्या किया गया है कि U का मान होता है कितना 21, उससे 2 से गुना करके 42 लिखा गया है। उसी तरह L का मान होता है 12, उसे 2 से गुना करके 24 लिखा गया है। T का मान होता है 20, उसको 2 करके क्या लिखा गया 40 लिखा गया। इस तरह किया गया है। तो फमिंग को करेंगे, F का कितना होता है, F का जो होता है वो 6 मान होता है, 6 गुना 2 करेंगे 12 होगा। U का मान कितना होगा 42 होगा। उसी तरह M का 26 हो जाएगा क्योंकि M का मान 13 होता है, उससे 2 से गुना करेंगे 26। I के 18, N का 28 और G के 14। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, वो होगा D। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करता है। 71 से 93 अगर जाता है तो ये कितना होता है प्लस 22 होता है। 93 से 137 प्लस 44, 137 से 203 प्लस 66, इसका प्लस 88। अगला जो हम करेंगे वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 110, यानी 291 प्लस 110 बराबर हो जाएगा 401। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा C। अगला है कि पंकज, अल्पेश, श्री कुमार, दिनेश, नीरज और मनिंदर 6 अलग अलग पंक्तियों में एक के बाद एक क्रम में बैठे हुए हैं। अब कह रहा है कि पंकज अल्पेश से ठीक आगे वाली पंक्ति में बैठा है, दिनेश अंतिम पंक्ति में बैठा है, अल्पेश वाली पंक्ति में पहले 4 पंक्तियां हैं, श्री कुमार नीरज के ठीक बाद वाली पंक्ति में है, मनिंदर पहली पंक्ति में नहीं है। मनिंदर के ठीक बाद वाली पंक्ति में कौन बैठा है। अगर हम इसे सजाएंगे तो सबसे पहले जो होगा एक में नीरज रहेगा, उसके बाद क्या होगा श्री कुमार बैठेगा, उसके बाद मनिंदर, उसके बाद जो है वो पंकज रहेगा, उसके बाद अल्पेश और आखिरी में जो रहेगा वो क्या है, वो दिनेश होगा। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन हो जाएगा, A पंकज। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीकी खनिज केवल खाली स्थान प्रक्रिया द्वारा ही खोदकर निकाले जा सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा B उत्खनन, क्वारीन। पृथ्वी के सतह के नीचे सबसे नज़दीक खनन जो खनिज है वो केवल उत्खनन के प्रक्रिया द्वारा ही खोदकर निकाले जा सकते हैं। खुदाई एक काटने की प्रक्रिया है जो ठोस सामग्री या जमीन में गोलाकार क्रॉस सेक्शन के छेद को काटने के लिए ड्रिल बिट का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा उप सहसंयोजी यौगिक SO2, CH4, CaCl2, MgCl2 में है, और इसका सही आंसर हो जाएगा A SO2। SO2 जो है उप सहसंयोजक यौगिक है और CH4 सहसंयोजक है, CaCl2 आयनिक है, MgCl2 आयनिक है। अगर Cl2 के बात करें तो सहसंयोजक है, HCl सहसंयोजक है। एक और जो होता है NH3 BF3 जो है ये होता है क्या, उप सहसंयोजक, उप सहसंयोजक होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O। ये उदासीन अभिक्रिया का उदाहरण है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है यदि A अनुपात B बराबर इतना, B अनुपात इतना, C अनुपात इतना है तो A अनुपात D बराबर क्या होगा।
ए अनुपात डी बराबर लिख सकते हैं ए बटा डी बराबर इसको लिख सकते हैं कितना, तो ए बटा बी गुना बी बटा सी गुना सी बटा डी लिख सकते हैं। 4/3 गुना 10/3 और गुना 2/7 बराबर हो जाएगा 16/21। आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 4 वर्षों में 1,40,000 रुपये की देय राशि पर शुद्ध बट्टा मिति काटा की दर 10% है, तो वर्तमान राशि क्या है? वर्तमान राशि बराबर हो जाएगा P, तो प्रश्न से P प्लस P इंटू 4 इंटू 10/100 बराबर कितना है? 1,40,000, यानी 140 P/100 बराबर 1,40,000। तो वर्तमान राशि बराबर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1,00,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,00,000 हो जाएगा। इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो हो जाएगा सी। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 14 और 28 को अगर हम चेंज करते हैं तो हमारा जो होगा ये सही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए। 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो हमें असंगत मिल रहा है। आइए देखते हैं ये किस तरह का अरेंज किया हुआ है। आर से टी गया है +2 है, टी से यू गया है +1 है, यू से एस गया है -1 है। ये भी +2 +1 और -2 में है। अगर इसे देखा जाए तो ये भी +2 +1 और -2 में है। लेकिन O से Q गया है +2 है और Q से S गया ये +2 में आ जा रहा है और S से P गया -3 में, यानी हमें असंगत D मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा D। जिस प्रकार शरीर का तापमान बुखार से संबंधित है उसी प्रकार शरीर की वसा खाली स्थान से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ए, मोटापे से। बुखार आने पर शरीर का तापमान बढ़ जाता है, उसी प्रकार शरीर में वसा बढ़ने पर मोटापा आने लगता है। उत्तर प्रदेश के बाद किस जिले में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। अगर लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या की बात करा जाए तो कितना है? तो वो है 80 है। और महाराष्ट्र में सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 48 है। और पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल में 42 है, बिहार में 40 है, तमिलनाडु में जो है वो कितना है? वो 39 है, बिहार में 40 है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पीतल में क्या होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, Cu + Zn। पीतल का अवयव जो है Cu + Zn है। Cu जो है इसमें कितना रहता है? 70% रहता है और Zn जो रहता है वो 30% रहता है। और इसका समान उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। Cu + Sn अगर हो तो वो कांसा हो गया। और सोल्डर में Pb + Sn होता है। Pb + Sn जो होता है वो किस में होता है? मिलके बनता है, सोल्डर मिलके बनता है। अगला है किस परमाणु में M कोष में अधिकतम उपकोष हो सकते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ए, Sp एवं D। किसी परमाणु के M कोष में अधिकतम उपकोष हो सकता है Sp एवं D। K कोष में एक उपकोष S, L कोष में अधिक से अधिक 2 उपकोष Sp और M कोष में अधिक से अधिक 3 उपकोष Sp_D होता है और N कोष में अधिक से अधिक 4 उपकोष होता है Sp_D_F होता है। अगला प्रश्न है कि दिए गए बार चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें कि एक कंपनी द्वारा 1 वर्ष से 6 वर्ष तक भेजे गए कंप्यूटरों की संख्या 1000 में है। 4 वर्ष के दौरान वार्षिक बिक्री और 6 वर्षों के औसत बिक्री का निरपेक्ष अंतर किसी अन्य वर्ष के दौरान हुए वार्षिक बिक्री और 6 वर्षों के औसत बिक्री के निरपेक्ष अंतर के बराबर है, तो वर्ष की पहचान कीजिए। अब वर्ष 4 के दौरान हुई कुल बिक्री कितनी है? तो वो है 45,000 है। और 6 वर्षों की औसत बिक्री जो होगा, 6 वर्षों के औसत बिक्री की बात अगर हम करते हैं तो 40 + 45 सब 1000 में है, 35 + 45 + 55 अब +30 अब बटा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 255/6 बराबर 42.5 हज़ार हो जाएगा, यानी हो जाएगा 42,500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500। अब वर्ष 4 और 6 वर्षों के औसत बिक्री का अंतर कितना हो गया? तो 45,000 माइनस 42,500 यानी हो गया 2500। अब प्रश्न करके अब एक वर्ष 1 और 6 वर्षों की औसत बिक्री कितना है? अगर उसे निकालते हैं तो 42,500 माइनस 40,000 ये हो जाएगा 2500, यानी अभीष्ट वर्ष जो होगा 1 जो होगा वो 4 के बराबर होगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जा रहा है कौन सा हो रहा है? वो हो रहा है ए, वर्ष 1 में। यानी कह रहा है कि 6 वार्षिक बिक्री और 6 वर्षों के औसत बिक्री के निरपेक्ष अंतर के बराबर है, तो वो वर्ष कौन है? तो वो है वर्ष 1। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अगर इसको सोल्व कीजिएगा हमारे पास जो मान आ जाएगा, काफ़ी इजी प्रश्न कर लीजिए, आंसर होगा -24।
उस विकल्प की आकृति चुनें जो दी गई आकृति में सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, असंगत आकृति को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। जापान में आयोजित 2023 जूनियर महिला हॉकी एशिया कप किसने जीता था? सही आंसर हो जाएगा बी, भारत। भारत ने जापान में आयोजित 2023 जूनियर महिला हॉकी एशिया कप जीता है। फाइनल मुकाबला में सर्वाधिक 4 बार जूनियर महिला हॉकी एशिया कप जीतने वाला सबसे सफल टीम दक्षिण कोरिया को भारत ने हराया था। अगला है, आपके पास 2 बिलियन ए और बी है। बिलियन ए का पीएच मान 6 है और बिलियन बी का पीएच मान 9 है। इसकी जानकारी के आधार पर सही उत्तर को पहचान करें। तो बिलियन ए जो है वो अम्लीय है क्योंकि वो 7 से नीचे है, और बिलियन बी है जो 9 है 7 से ऊपर है, वो क्षारीय है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। जो 0 से लेकर 7 तक जो होता है वो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। और 7 से लेकर जो ऊपर तक जाता है वो क्या होता है? वो क्षारीय होता है। अगला है 1s2 2s2 2p6 3s2 इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास वाला तत्व होगा, और इसका आंसर हो जाएगा ए, धातु होगा। यह विन्यास मैग्नीशियम का है जो एक धातु है। पहले अगर की बात करते हैं तो वो क्षार धातु वाला होता है। दूसरे अगर अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 है तो क्षारीय मृदा धातु वाला होता है, और 2 3 है तो संक्रमण धातु वाला हो सकता है। इस तरह आप चेक कर सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास वाला तत्व धातु है। अगला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि राशि को 307 से पूरा विभाजित किया जा सके। तो अगर 307 से हम भागा देंगे 4 9 से, आइए अगर इसे 3 बार करते हैं तो कितना हो जाएगा? 921 आ जाएगा। 7 8 फिर 9 उतार देंगे, 6 4 पे अगर 2 बार में लगाएं तो कितना हो जाएगा? 175। यानी अभी संख्या जो आएगा 307 में से 175 घटा दीजिए 132, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 3:4 है। विपरीत दिशा में आती किसी खंभा को 3 सेकंड में पार करती है। दोनों ही रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने देर में पार करेंगे? आइए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर T1 T2 2 रेलगाड़ी है जिसकी चाल जो है वो कितना दिया हुआ है? 3:4 दिया हुआ है, यानी 3x 4x है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? पहली रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी 3x गुना 3 सेकंड में पार करें 9x मीटर। दूसरी की अगर लंबाई की बात करें दूसरी की, तो ये कितना हो जाएगा? 4x × 3 बराबर 12x मीटर हो जाएगा। अभी समय निकालना है, हमें समय निकालना है तो क्या हो जाएगा? 9x + 12x बटा 3x + 4x कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 21x बटा 7x, यानी 3 सेकंड। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 सेकंड में एक दूसरे को पार करेगी। अगला है एक पुट भाषा में इस तरह को इस रूप में लिखा गया है, उसी भाषा में ओरिएंटल को क्या लिखा जाएगा? अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये किस तरह लिखा हुआ है। सबसे पहले लिख लेते हैं WARDROBE से किया गया है किस तरह? AWDROREB, यानी यहाँ पर से देखिए 2 अक्षर को पेयर किया गया। ए को यहाँ लिया गया, W को यहाँ लिया गया है। इसमें जो है वो क्या किया गया? R को यहाँ है, D को यहाँ गया है, इस R को यहाँ है, O को यहाँ है, B को यहाँ, E को यहाँ, यानी 2 को पेयर किया गया है। अगर उसी तरह हम ओरिएंटल को लिखते हैं तो ROEITNLA होगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष का सभी ड्रम जो है वो डंडे है और कुछ ड्रम जो है वो क्या है? बक्से है। तो निष्कर्ष निकालते हैं। कुछ बक्से डंडे है, बिल्कुल सही है। ये फिगर के अनुसार देखिए इस तरह फिगर बनेगा। कुछ डंडे ड्रम है, ये भी सही है। सभी डंडे ड्रम है, ये गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। केवल निष्कर्ष 1 और 2 निकलते हैं। अगला है जनवरी 2024 में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बनने वाले खिलाड़ी कौन है? आंसर हो जाएगा ए, आर प्रज्ञानंद। विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर आर प्रज्ञानंद भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। जनवरी 2024 में तमिलनाडु के शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने चीन के विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को हराकर अपने करियर में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया है। अगला है डिटर्जेंट लवण है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फोनिक अम्ल या एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। डिटर्जेंट सल्फोनिक अम्ल या एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। डिटर्जेंट में कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं COOH होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के स्थान पर सल्फोनिक अम्ल SO3H होता है। डिटर्जेंट अवक्षेप नहीं बनाते, इसलिए इनका क्लीजिंग एक्शन साबुन से ज़्यादा होता है। साबुन उच्च बसीय अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है।
अगला है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी सेलुलोज। जंतु कोशिका में सेलुलोज नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने की थी, यह केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में पाया जाता है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 8, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 2 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का मान कितना होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर जो है 8 है, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। ये दोनों पट्टी स्क्वायर करने के बाद 64 हो जाएगा। जब इसे आगे सोल्व करें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर भी 2 दिया हुआ है, तो मान रख देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 बराबर 64 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को हम लिख सकते हैं कितना, एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी ए प्लस सी ए होता है। तो यहाँ पर रख दीजिए 8 इंटू 60 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 8 गुना 58 बराबर हो जाएगा 464। आंसर हमारे पास आ जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा, हो जाएगा बी 464 हो जाएगा। अगला है एक चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 23 सेंटीमीटर है और उसके अन्य 2 शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंबों की जो लंबाई है क्रमशः 17 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करना है, एक चतुर्भुज हमें बनाना है। किस तरह प्रश्न में दिया हुआ है उसके अनुसार ये चतुर्भुज बन गया। अब कह रहा है कि यहाँ से एक विकर्ण है, इस पर यह डाला गया है, जो लंब है यहाँ पर वो कितना का है, 17 का है, और इस पर से ये भी ये 17 का है। ये ए हो गया, ये डी हो गया, यहाँ सी हो गया और ये बी हो गया है। सॉरी ये 17 का नहीं, ये 7 का है। कह रहा है 23 इंच का है, 17 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो ये जो हमारे पास है वो 7 का है। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू h1 प्लस h2 गुना क्या होता है, विकर्ण होता है, विकर्ण होता है। यहाँ हाफ हो जाएगा, इस 17 दिया हुआ है गुना 7, विकर्ण कितना दिया हुआ है, 23 दिया है। सोल्व कीजिएगा 276 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 276 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, वह बेन आरेख चुने जो निम्न श्रेणियों के बीच के संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है, ब्रह्मांड, प्लूटो और सौरमंडल। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, वो होगा ब्रह्मांड, और उसके अंदर एक जो है वो सौरमंडल है और एक जो है प्लूटो है। प्लूटो सौरमंडल से बाहर है क्योंकि वो 9 ग्रहों में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का, रमेश मनदीप का पिता है, रमेश के केवल 2 बच्चे हैं। रमेश जो है वो किसके पिता हैं, तो ये है मणिदीप के। अब कह रहा है मणिदीप निहारिका का भाई है। मणिदीप जो है वो निहारिका का भाई है, निहारिका का भाई है, यानी रमेश के 2 बच्चे हो गए। अब निहारिका जो है वो कविता की बेटी है, निहारिका जो है वो कविता की बेटी है। अनन्या कविता की नातिन या पोती है, नातिन या पोती है। कविता की बेटी है निहारिका, तो ये तो रमेश के क्या हो गया, ये तो पत्नी हो गई। अनन्या कविता की नातिन या पोती है, अरे निहारिका के क्या हो गया, बेटी अनन्या। सुजीत जो है अनन्या का पिता है, सुजीत जो है वो अनन्या का पिता है, यानी निहारिका का जो पति हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो सुजीत हो जाएगा। तो सुजीत का मनदीप से क्या संबंध है, तो जीजा साला का संबंध हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो बी है, क्योंकि मनदीप की बहन है निहारिका, निहारिका का पति सुजीत जो हुआ वो जीजा हो जाएगा। हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इंद्रमणि पांडे को। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। राजदूत इंद्रमणि पांडे भूटान के तेंजिंग लेकपेल के स्थान पर बिम्स्टेक के महासचिव बनाए गए हैं, और ये 4थे महासचिव बने हैं बिम्स्टेक के। पेशी तंतुओं की पतली पेशियां किस प्रोटीन पदार्थ से बनती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, सभी से। पेशी तंतु की पतली पेशियां एक्टिन, ट्रोपोनिन और तथा ट्रोपोमायोसिन जैसे प्रोटीन पदार्थ से बना होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा जीव 2 टुकड़ों में कट जाने के बाद फिर से बढ़ जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केचुआ। केचुआ जीव 2 टुकड़ों में कट जाने के बाद फिर से बढ़ जाता है। केचुआ जो है एनेलिडा श्रेणी में आता है। दुग्ध निष्कासन हार्मोन को पहचानिए, दुग्ध निष्कासन हार्मोन को पहचानिए। आंसर हो जाएगा डी,
प्रोलैक्टिन एवं ऑक्सीटोसिन। दूध निष्कासन वाला हार्मोन है प्रोलैक्टिन एवं ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों के विकास में सहायक होते हैं और ऑक्सीटोसिन प्रसव के समय गर्भाशय को फैलाने एवं सिकुड़ने को प्रेरित करता है। अब मिलानोसाइट हार्मोन मेलेनिन के निर्माण एवं विकास में सहायक होता है। मिलानोसाइट हार्मोन मेलेनिन के निर्माण एवं विकास में सहायक होता है। अब बेसोप्रीन हार्मोन धमनियों के संकोचन को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा का संख्यात्मक मान क्या होगा। आइए इसे सोल्व करते हैं। इसे हो जाएगा 1 कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब प्लस 3/सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब इसे आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा प्लस 3 कोस 2 थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा। और आगे सोल्व करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 3 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला है 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 31 जनवरी 2007 को, यानी इसे जब तोड़ेंगे तो कितने में देखना होगा, 2000 वर्ष प्लस 6 वर्ष अब प्लस क्या है 31 दिन का हम देखेंगे। 2000 वर्ष में विषम दिनों की संख्या जो होता है वो कितना होता है 2000 वर्षों में, वो 0 होता है। 6 वर्ष में विषम दिनों की संख्या भी 0 होगा। 31 दिन में विषम दिनों की संख्या जो है वो कितना होगा, तो 31 भागा 7 कर देंगे, 7 28, ये 3 विषम दिन होगा। ये 6 वर्ष में 0 इसलिए होगा कि 6 हुआ, लेकिन एक लीप वर्ष भी आएगा तो उसमें एक 7 दिन जुड़ जाएगा, 7 भागा 7 बराबर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आया 3 एक्स्ट्रा दिन आया। तो 31 जनवरी 2007 तक विषम दिनों की संख्या 3 हुआ, तो वो दिन जो होगा वो बुधवार होगा। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आने वाली आकृति का चयन करें। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 55वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है। आंसर हो जाएगा ए, ब्रेंडन फ्रेजर को। ब्रेंडन फ्रेजर को 95वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के ऑस्कर पुरस्कार मिला है। ऑस्कर पुरस्कारों को अकादमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। यह 1929 से दिया जाता है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जांघ की हड्डी, फीमर की हड्डी। अस्थियों का निर्माण संयोजी ऊतकों से होता है। अगला है टमाटर का लाल रंग होता है। सही आंसर हो जाएगा सी, लाइकोपीन के कारण। टमाटर का लाल रंग जो होता है लाइकोपीन के कारण होता है। और कैरोटीन जो होता है वो क्या है, पत्तियों में रंग प्रदान करता है, वो कैसा, पीला प्रदान करता है। 60 निर्देशित न्यूक्लियस का उपयोग किसमें किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जीनोम संपादन में। 60 निर्देशित न्यूक्लियस का उपयोग जीनोम संपादन में करते हैं। 366 गुना 641 गुना 753 में इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर आधार में 2, 3, 7, 8 हो, उसके पावर को 4 से भाग देने तथा शेषफल आएगा, उस आधार को उतना बार गुना करते हैं। जैसे 366 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 32, और बराबर कितना हो जाएगा 9 इकाई स्थान हो जाएगा। 641 में कितना हो जाएगा, 641 की अगर बात करते हैं तो 6 इकाई स्थान हो जाएगा। और 1, 5, 6 पर पावर कुछ भी हो, इकाई संख्या 1, 5, 6 ही आएगा। और 753 की अगर हम बात करें 753 के, तो 753 भागा 4 करेंगे तो हो जाएगा 71, इकाई स्थान कितना आ गया 7 आ गया। अब यहाँ पर जो आ गया 3 इकाई, 9 गुना 6 गुना 7 बराबर कितना हो जाएगा 8। आंसर हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा डी। दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बनाए गए घन में कौन सी संख्याओं को जोड़ी विपरीत फलक पर होगी, ये देखना। 1 का विपरीत 6 होगा, और 4 के विपरीत है वो 2 होगा, 5 के विपरीत 3 होगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा ए, 2 और 4 जो है वो एक दूसरे के विपरीत है। अगला है उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों को आपस में वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए। कार्यालय, कार, तो विद्यालय में अध्ययन होगा, पढ़ाई होगा। आंसर हो जाएगा ए। प्रसिद्ध पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज किसके द्वारा लिखी गई है। आंसर हो जाएगा बी, ट्विंकल खन्ना के द्वारा। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना द्वारा लिखी गई पुस्तक है। योर बेस्ट डे इज़ टुडे अनुपम खेर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये था ALP टेक्नीशियन के प्लेटफॉर्म में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।